हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे साथ एक ऐसी इंस्पायरिंग लेडी जुड़ी हैं जिनकी जर्नी ये सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से निकलकर इन्होंने एक अनजान देश में अपना एक सक्सेसफुल ट्रैकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया और उसको बहुत अच्छे से स्टैब्लिश किया। इन्होंने यही नहीं, वहाँ पर एक स्विस पीक पे जाके इंडिया का तिरंगा भी लहराया और इसके लिए इन्हें वहाँ पे इंडियन एम्बेसी से सम्मानित भी किया गया। तो आज उनके इसी सफ़र के बारे में जानेंगे कि उन्होंने इसके दौरान क्या क्या स्ट्रगल्स किए और इन स्ट्रगल्स से कैसे ओवरकम करके इन्होंने ये सब अचीव किया। हम स्वागत करते हैं अपने इस पॉडकास्ट में योगिता जी का। योगिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू विशाली। ओके। तो योगिता जी, हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे और हम शुरू से थोड़ा शुरू करेंगे कि आप पहले अपने बचपन के बारे में बताएं कि जब हमारा आपसे डिस्कशन हो रहा था तो आपने बोला था कि आप एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से निकल के आए थे जी। और आपने वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस को फेस किया और उनसे कैसे आप निकले। और अगर आप आज जो इस जगह पर हैं, इसका आप सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपनी लाइफ में किसको देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वैशाली, मुझे यहाँ पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है मैंने ऐसा कुछ बहुत किया नहीं है, लेकिन आपने मुझे इस लायक समझा, उसके लिए थैंक्स अगेन। और कंजर्वेटिव फैमिली मैं बोलूँगी, एक्चुअली हम बात कर रहे हैं आज से 45 साल पहले की। ओके। 45 साल की हूँ और मेरा जन्म हुआ है रावत भाटा नाम के एक छोटे से शहर में। तो रावत भाटा एक ऐसी जगह है जहाँ पे राजस्थान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो रावत भाटा एक बहुत कॉस्मोपॉलिटन जगह है, वहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं हम्म। पूरे देश के। लेकिन हम जहाँ से हैं, मैं जहाँ से हूँ, हम हम्म। लोग एक छोटे से गांव से हैं। हमारे गांव का हम्म। नाम भैंसरोड है। हम्म। तो मेरे दादाजी वहीं पे थे। तो हम लोग राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं। और राजस्थान में राजपूत फैमिली उस जमाने में, हम्म। मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो अलग एरा हुआ करता था, राइट। हम्म। मेरी फैमिली भी, हम लोग अभी भी, मम्मी वगैरह हमारी भाभी जो भी है घूंघट में रहते हैं। हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई, लड़कियों की स्पेशली पढ़ाई लिखाई पे उतना ध्यान नहीं था उस जमाने में। तो मैं कहना चाहूंगी कि मेरे दादाजी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक्चुअली थोड़ा मुझे फाइट करना पड़ा, लेकिन हम्म। इस काम तक मैं पहुंची कि मैंने उस जमाने में इंजीनियरिंग की जब हमारे यहाँ पे 10वीं 12वीं करवा के लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। और अगर आप राजस्थान के बारे में आप जैसे जानेंगे तो वो मतलब इतना एडवांस हमारा स्टेट नहीं है। हमारा स्टेट केरला जैसा नहीं है, थोड़ा हमारा अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हैं हाँ। राजस्थान। और क्रेडिट मैं ये बोलूंगी कि एक इंसान को मैं क्रेडिट नहीं दे सकती, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है। मेरे फैमिली में हम सब साथ में मिलकर रहते, तो हर जगह मुझे ऐसा लगता है उम्र के हर पड़ाव पे किसी न किसी इंसान ने आके, चाहे वो मेरे फैमिली से हो, चाहे मैं उनको नहीं जानती हूँ, कहीं ना कहीं मेरी हेल्प की है। तो अगर मैं आज कहीं पहुंची हूँ तो वो मेरे अकेले की या मेरे सिर्फ एक एक सेट इंसान ऑफ की। की, उसमें कोई भागीदारी नहीं है। सब काफी, मुझे लगता है अलग अलग पड़ाव पे मुझे अलग अलग लोगों ने हेल्प किया है। और आई थिंक मैं खुद को भी थोड़ा बहुत क्रेडिट दूंगी कि मेरे हाँ। सामने ना बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, राइट। जब हम्म। आप, आपके सामने ना चॉइस रखे जाते हैं, कई हम्म। बार आप हार्ड चॉइस लेना पड़ता है अपनी लाइफ में। तो मैंने कई हार्ड चॉइसेस लिए हैं। इजी चॉइस पे मैंने, मुझे पता था आगे जाके ये बैकफायर भी हो सकता है, थोड़ा रिस्क भी लिया है मैंने लाइफ में। तो थोड़ा बहुत मेरा क्रेडिट है, थोड़ा मेरे सारे घर वालों का, मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ, मतलब काफी लोगों ने, इतने सारे लोग। और अननोन, मैंने आपको याद है अननोन। बताया, हाँ हाँ। इतने स्ट्रेंजर्स भी मुझे मिले हैं जिन्होंने मुझे बिना किसी उसके हेल्प करी है, बिना उनके हाँ। किसी इसके कि हमें स्वार्थ रिटर्न के में या हाँ। किसी हम्म। स्वार्थ में हेल्प करी है। तो मैं मतलब कम्युनिटी प्रोडक्ट हूँ। ओके। तो योगिता जी, जहाँ आप अभी हैं अपनी इस लाइफ में, तो आपको ये कुछ ऐसा प्लान किया था कि ऐसा करना है या कुछ डायरेक्शंस मिले या ऑटोमेटिकली सिचुएशंस ऐसी आई कि ऐसा होता चला गया? नहीं, मैंने वैशाली, मैं बोलूँ, मैंने लाइफ में कभी बहुत प्लानिंग नहीं की है। मुझे ये भी नहीं पता मैं अभी शाम को खाना क्या बनाने वाली हूँ। प्लानिंग का कुछ नहीं पता है। जो अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने आती जाती है, जो मुझे लगता है कि ये अच्छी है मेरे लिए, मैं लेती जाती हूँ। हम्म। जैसे मेरी पढ़ाई भी ऐसी हुई है, मतलब मैं करने वाली थी बीएड, समहाउ मैंने कर लिया बीई। मैं करने वाली थी, मैं कुछ और बनने वाली थी, मतलब मुझे इंस्ट्रक्शंस थे, जैसे घर वालों ने बोला था कि आप हम्म। टीचर बन जाओ, टीचर का अच्छा लाइफ रहता है, आप घर भी हम्म। संभाल सकते हैं।
हम्म। मैंने थोड़ा सा झगड़ा करके इंजीनियरिंग करी, फिर मैं थोड़ा राजस्थान से बाहर निकल गई, मैं मुंबई पहुंची। ऐसे करते करते थोड़े थोड़े रिस्क मैंने लिए, थोड़े घर वालों ने थोड़ी हेल्प हम्म। करी, ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ी। पर मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है कि मैं ये करूंगी, या मैंने सोचा नहीं कि मैं आगे हम्म। जाके ऐसे करूंगी। क्योंकि मैंने एक चीज और नोटिस की है कि मिड लाइफ तक आते आते आपको समझ में आ जाता है कि आप जो प्लानिंग करते हैं ना, वो जरूरी नहीं कभी हो पाएगा 100%। आई एम ओपन टू एवरीथिंग। कुछ चीजें मेरे प्लान से चलती हैं, कुछ मुझे इम्प्रॉम्प्टू मिल जाती हैं, कुछ मैं मेहनत करके झगड़ा करके ले लेती ले हूँ। लेती हूँ। ओके। अच्छा है वैसे, कभी कभी ना अपने हक के लिए लड़ना भी चाहिए थोड़ा, नहीं तो दिक्कत हो जाती बिल्कुल। है। तो मुझे इफ ऐसा लगता आई है कोई आना नहीं वाला है, कोई राजकुमार नहीं आ रहा है तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें खुद अपना को अपने तलवार आप उठानी खुद को पड़ती ही उठानी पड़ेगी, हाँ, एज अ राजपूत यू नो इट बेटर। है। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी ये पीपीटी के बाद, जो एक होता है ना कि हमारा शरीर खराब हो गया, और मोस्टली लेडीज़ ये जो फेस करती हैं कि पीपीटी के बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो आपकी जर्नी भी आई थिंक कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुई थी फिटनेस को लेके, कि आपने उसके बाद फिटनेस पे अपना फोकस किया, और वो फिटनेस की जो जर्नी है वो धीरे धीरे आपको एक ट्रैकिंग की दुनिया में ले आई। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये जर्नी कैसी रही आपकी? मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी शादी होती है और हम, मतलब उसके बाद में जब सब बोलते हैं कि बस अब बच्चा हो जाना चाहिए, कोई हमें ये प्रिपेयर नहीं करता कि बच्चे होने की, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो वो जर्नी, जब बच्चा डिलीवर हो जाएगा वो जर्नी, हम सिर्फ सुनते हैं, पर कोई, हम ना जब फर्स्ट टाइम माँ बनते हैं ना, हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअली ऐसा होने वाला है हमारे हम्म। साथ। जैसे मैं फिटनेस में थी ऑलरेडी, मतलब हम्म। ऐसा नहीं है कि मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि जब मैं फर्स्ट टाइम माँ बनूंगी तो मेरा वेट मतलब 46 किलो से 65 तक हो जाएगा, या वो रहेगा। मुझे ऐसा लगता है एक बार बच्चा हो गया फिर तुम वापस बैक टू फिर कर नॉर्मल, लो। राइट, हाँ। काम वाम करने लग जाते हो। ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है और वो हमें नहीं आई होता थिंक है अभी हम। तो इस बारे में ना बात भी करते हैं लोग। पहले उस टाइम पे हाँ। कोई बात भी नहीं करता था। माइट भी हम अपने पहले आगे आने वाली जनरेशन से बात करें इस बारे में। मतलब मेरा जो प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी की जो जर्नी थी, फर्स्ट 3 मंथ्स में बेड रेस्ट पे थी, फिर उसके बाद में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस थे, सी सेक्शन हो गया। ये सब के लिए ना कोई आपको मेंटली प्रिपेयर नहीं कर सकता, चाहे हम्म। आप एक्चुअली बात कर लो, अनटिल अनलेस आप खुद को बोलो कि चेंजेस होंगे बॉडी होंगी। में, आपको एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा, और इस सब के साथ आपको चलना भी पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में हमको इतना सपोर्ट नहीं है। हाँ जी। पहले था, पहले जब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, हम्म। आप जो बच्चा दादा दादी नानी नानी कोई तो देख रहा है। हम्म। अभी न्यूक्लियर फैमिली में ये वो हमारे पास में इतना लेवल नहीं है कि आप सो जाओ बच्चा नैनी देख लेगा, राइट। हाँ, नैनी भी कोई नैनी को भी अनलिमिटेड देखना पड़ता नहीं है। है। और मुझे अच्छा। ऐसा लगता है कि जब मेरा जो पहला बेबी शौर्य जब हुआ, तो उसके बाद में मेरा वेट 65 किलो था, और मेरी हाइट में 65 किलो वेट होना हम्म। मतलब, आप समझ सकते हो मुझे चलने में भी दिक्कत होती थी। पहले तो सी सेक्शन हुआ है, मेरी हम्म। बॉडी एकदम शॉक में जाती है सी सेक्शन के बाद, हम्म। हमें लगता है कि हो गया है बच्चा, पर एक्चुअली देखा जाए तो वो बहुत बड़ा ऑपरेशन है। बहुत बड़ा ऑपरेशन। पूरा पूरा हमें 3 दिन में चलाया जाता है, उसके बाद में आपको बच्चा भी देखना है, थोड़ा अपना भी देखना है, आप सो नहीं हम्म। पा रहे हो, हजार कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें ना। मुझे लगता है डिप्रेशन इज प्रीटी नॉर्मल एज ए ह्यूमन बीइंग। अगर आप हम्म। तबीयत ठीक नहीं है, आप सो नहीं पा रहे हो, खा नहीं पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, बच्चा भी रो रहा है, वो भी तुम्हारे लिए एक नया एक्सपीरियंस है बच्चा संभालना। उसमें फिर अगर आपके सपोर्टिव नहीं है आसपास में हम्म। कुछ कोई भी लोग बाग, तो आपको मुझे लगता है बहुत हिट होता है उस टाइम पे। हम्म। तो मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हाँ, मतलब मैं कैसे खुद को संभालूंगी, ये क्या हो गया है मेरे साथ में, अब मैं बैक टू नॉर्मल आ भी पाऊंगी कि नहीं। नहीं आ पाऊंगी, हाँ। 1 साल लगा मुझे खुद को संभालने में, खुद को ये समझाने में कि चेंजेस होने हैं, इट्स प्रीटी नॉर्मल, इट्स ओके, यू नॉट द ओनली वन, एंड इफ इवन इफ यू आर द ओनली वन यू कैन ओवरकम इट, राइट। ऐसा कुछ है नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। तो हम्म। जब शौर्य 1 साल का हो गया, उसके बाद मैंने धीरे धीरे थोड़ा अपना फिटनेस पे ध्यान देना शुरू किया। लकीली उसी टाइम पे मुझे ग्रुप मिला, तब मुझे थोड़ा समझ में आया, मैं थोड़ा और पढ़ना शुरू किया कि ठीक है रनिंग इज फाइन, बट जब तक तुम वेट लिफ्ट नहीं करोगे तुम्हारी बॉडी में फिर से वो स्ट्रेंथ नहीं स्ट्रेंथ आएगी, नहीं स्ट्रेंथ आएगी। ट्रेनिंग जरूरी है। हम्म। मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करी, सीखा, पढ़ा, न्यूट्रिशन के बारे में शुरू किया। फिर धीरे धीरे 2 साल तक होते होते मैं फिर से, मुझे ऐसा लगने लगा कि अच्छा अब मैं थोड़ी नॉर्मल आ पाई हूँ। मुझे एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद 2 साल लगा टू फील माई सेल्फ अगेन।
इट वाज नॉट एन इजी जर्नी, बट आई थिंक वर्थ इट। काफी मैंने सब चीजें पढ़ी, मुझे अच्छा लगा, मुझे मुझे समझ में आने लगा। फिर मैंने काफी अपने आसपास में भी औरतों को समझाया कि देखो, रनिंग इज फाइन, वॉकिंग इज फाइन, घर के काम इज ओके, बट जब तुम 1 घंटा खुद के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए नहीं निकालोगे, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दोगे, प्रोटीन ऊपर भी, मतलब घर के, हम एक्चुअली बच्चे घर संभालते संभालते हमारा तो हम भूल ही जाते हैं। भूल ही जाते हैं, हाँ, ये सबका ही प्रॉब्लम है, हाँ। जो बच गया है बच्चे का, टिफिन पैक करते समय ब्रेड हुई, वो मुंह में डाल ली, चला लिया कैसे, तो जूस पड़ा है तो वो पी लिया, मतलब हम भूल ही जाते हैं कि हमारी बॉडी को क्या हाँ चाहिए। जी, हाँ जी, हाँ जी। और अभी जैसे आपने अभी बताया कि अभी आपने पूरा 2 साल लगे ओवरकम किया, और अभी जैसे आप वहाँ पे अपना एक अच्छा खासा आपने बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया है, जिसमें आप वीकेंड्स पे ट्रैकिंग कराते हैं जो भी वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। माउंटेन्स के साथ ये कनेक्शन कैसे बन गया, फिटनेस से एक ट्रैकिंग बिजनेस की तरफ जाना? और हाउ डू यू फील कि माउंटेन्स में जाके आपको कैसा लगता है, मतलब और ये बिजनेस का आइडिया भी आपको कहाँ से आया कि इसको एज ए बिजनेस भी कन्वर्ट किया जा सकता है? एक्चुअली वैशाली, मुझे लगता है जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है ना, हम्म। जैसे ट्रॉमा या ग्रीफ आती है लाइफ में, तो हर इंसान का उसको ओवरकम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, राइट? हम्म। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड है, जो बहुत दुख भरा कुछ दुर्घटना है, तो कुछ लोग रोते हैं या डिप्रेशन में जा रहे हैं, या हम्म। मैं भी जा रही थी एक्चुअली। मेरे साथ हम्म। में कुछ ऐसा हुआ था कि मैं, जब कोविड शुरू हुआ, हम्म। जस्ट तभी मैं स्विट्जरलैंड पहुंची थी, और हमारा ये प्लान था कि हम 6 महीने यहाँ रहेंगे। मेरे हस्बैंड का जॉब है, वो काम करके हम वापस इंडिया चले जाएंगे। लेकिन मैं फरवरी 2020 में यहाँ पहुंची, और इमिडिएटली विद इन अ मंथ पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया। लाइक फ्लाइट्स बंद हो गई, हम्म। लॉकडाउन में चले गए, मैं यहाँ नहीं थी। उसी टाइम पे मेरे पापा काफी बीमार थे, और अनएक्सपेक्टेडली पापा एक बहुत सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, गिर गए, और उसके बाद में वो कोमा में चले गए, और मैं यहाँ थी। तो वो जो फेज था मेरी लाइफ का, वो मुझे लगता है अभी तक का सबसे डिफिकल्ट फेज था। मतलब आप नहीं जा पा रहे हो, फोन पे ही देख पा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, यू हैव हम्म। वीडियोस, कैमरा, ब्ला ब्ला, पर एक इंसान का वहां होना होना। हाँ। वो डिफरेंट ही है, राइट? हम्म। मतलब आखिरी बार किसी को नहीं देख पाना, उनसे बात नहीं कर पाना, घर वालों को नहीं संभाल पाना, ये सब चीजें ना बहुत आदमी के इंसान को मिसअप कर देती है। मतलब दिमाग हम्म। पूरा मेरा बहुत ज्यादा मिस्टअप था। प्लस यहाँ मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं यहाँ कुछ जानती नहीं थी, मुझे ये भी नहीं पता था इंडियन ग्रोसरीज कहाँ मिलती हैं, और हम इमीडिएटली लॉकडाउन में चले गए थे, तो वो फेस काफी डिफिकल्ट था। वो टाइम था, आई थिंक कोविड का टाइम सबकी जिंदगी में कुछ ना सबके कुछ में चेंज लाया है, right? लाया, मेरी यस। जिंदगी में ये चेंज लाया है। मुझे ऐसा कुछ चाहिए था कि मेरा दिमाग ना इतना फोकस रहे कि मैं कुछ ज्यादा ना सोचूं आसपास। ऐसे मुझे लगता है लकीली मैं एक स्विस अल्पाइन क्लब मैंने ज्वाइन किया हुआ था यहाँ का। तो वो लोग रॉक क्लाइंबिंग पे लेके जा रहे थे। प्री रिक्विजिट ये था कि आपको ऑलरेडी थोड़ी सी क्लाइंबिंग आनी चाहिए, आपने जिम में क्या होना चाहिए, और आपको जर्मन आना चाहिए। मुझे यहाँ बिल्कुल जर्मन नहीं आता था तो भी मैं चली गई। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज मुझे इंग्लिश में थोड़ा सा हेल्प कर देंगे क्या, और मैं यहाँ नहीं हूँ, मैंने नहीं किया है, बट मुझे ट्राई करना है। तो ये मैंने ट्राई किया। मुझे फर्स्ट टाइम जब मैंने रॉक क्लाइंब किया तो मुझे समझ में आया कि इतना डरावनी चीज है ये, कि आपको 100% वहां होना है। मैं इतना डरी हुई थी जब मैं फर्स्ट टाइम क्लाइंब कर रही थी। जब मैं 20 मीटर पहुंची, मैंने नीचे देखा लोगों को, और मेरे हाथ में ऐसे कांप रहे थे, मुझे लग रहा था अब मैं गिरने वाली हूँ, अब मरने वाली हूँ। मुझे लगता है मरने का जो डर होता है ना, वो 100% में फोकस फोकस रखता ला है, देता है। हाँ। फोकस ला देता है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार, ये एक चीज है जो मुझे ना एक्चुअली फोकस रखती है, और मुझे उस मोमेंट पे प्रेजेंट रखती है। ना मैं पास्ट सोच रही हूँ, ना मैं फ्यूचर सोच रही हूँ, ना मैं किसी की बेटी हूँ, ना मैं किसी की वाइफ हूँ, ना मैं किसी की माँ हूँ। मैं बस योगिता हूँ, मैं उस रॉक पे हूँ, और अगर मैं गिरी तो मैं बस गिरी। ये चीज मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे लिए ये मेडिटेशन जैसा है। तो फिर मैंने, काफी लोगों ने, अगेन मुझे काफी स्ट्रेंजर्स ने हेल्प किया। मैंने रॉक क्लाइंबिंग सीखी, ग्रुप बना। फिर मैंने 4000 क्लाइंब करना शुरू किया यहाँ पे। वो एक अलग ही लेवल है। मतलब 4000 स्विट्जरलैंड में क्लाइंब करना एज कम्पेयर टू आप नेपाल में 7000 8000 क्लाइंब कर रहे हो, टोटली डिफिकल्ट चीजें हैं, डिफरेंट चीजें हैं। जैसे नेपाल में है ना, ऑलरेडी एक आपको लाइन लगी होती है, मतलब वो लोग एक रोप लगा देते हैं हम्म। शेयर,
फिर आपको अपने आप को रोप में अटैच करना होता है और चढ़ना होता है। हुँ। यहाँ रोप सिस्टम नहीं होता, इट इज़ मोस्टली सोलो क्लाइंबिंग। आप एक गाइड से कनेक्टेड हो, अगर वो गाइड गिर रहा है तो आप भी गिरने वाले हो। और काफ़ी एक्सपोज़ क्लाइंबिंग की मैंने ऐसे करते-करते मैंने एक 4000 किया तो मुझे लगा कि वॉव! ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मज़ा आ रहा है और करना चाहिए। तो ऐसे करते-करते मैंने 18 क्लाइंब कर लिए। फिर यहाँ की जो मोस्ट डिफ़िकल्ट माउंटेन है, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट माउंटेन मैटरहॉर्न, काफ़ी आइकॉनिक माउंटेन है। वो क्लाइंब की। काफ़ी अच्छी-अच्छी मैंने वहाँ यहाँ पे माउंटेन्स क्लाइंब की, बट ये माउंटेन का ये शुरू वहीं से हुआ। ग्रीफ टू ट्रॉमा, ट्रॉमा लेड टू डिप्रेशन, और मुझे डिप्रेशन से बाहर निकलना था। मुझे पता था कि मैं उसमें नहीं जा सकती, मेरे बच्चे हैं, बच्चे मेरा हैं, हाँ। आई कैन नॉट बी वल्नरेबल राइट नाउ। तो वो जो आइडिया एक बार स्ट्राइक हुआ, तो मुझे लगता है कुछ ऐसा करना जो आपको इमीडिएटली एकदम कंफर्ट ज़ोन से बाहर ले जाए। शिफ्ट आपका फ़ोकस बिल्कुल शिफ्ट कर दे, कहीं से बहुत भी। फोकस, मतलब खुद को जिंदा रखना एक शार्प रिज पे, आई थिंक वो फीलिंग अलग ही है, मैच ही नहीं होती। उसके बाद में फिर मुझे लगा कि हाइकिंग का मैंने इसलिए शुरू किया, मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे जितने भी बाहर से, स्पेशली इंडिया से जो हुँ, भी हुँ। कस्ट हमारे क्लाइंट्स आते हैं, वो एक पर्टिकुलर बस उतनी ही जगह घूमते रह जाते हैं। उन्होंने एक्चुअली स्विट्जरलैंड के इंटीरियर्स काफी बहुत सुंदर है, पर हम उतना ही करते हैं जितना इंस्टाग्राम पे हमको दिख रहा है। मूवीज़ में देखा है हमने। क्यों ना मैं ऐसा कुछ शुरू करूं, एक हाइकिंग कंपनी जो इजी हाइक्स भी हों, स्विट्जरलैंड का इंटीरियर जो छोटे छोटे विलेजेस हैं वो भी देखने को मिले, और थोड़ा फिटनेस भी लोगों को भी रियलाइज हो कि यार हुँ, ठीक हुँ, है, हुँ। भी नेक्स्ट ईयर हम आएंगे फिर से, हम ऐसा कुछ करना चाहेंगे, हम फिटनेस पे भी ध्यान देते हैं। और मेरी हाइक सिर्फ हाइक्स नहीं होती है, आई टॉक अबाउट हिस्ट्री, स्विट्जरलैंड का कल्चर, थोड़ा बहुत फिटनेस, थोड़ा हुँ, बहुत सब हुँ। मिक्स, लाइक अ कम्युनिटी थिंग। तो मुझे वो अच्छा लगता है। और सिर्फ मैं बाहर के लोगों को ही टारगेट नहीं करती, यहाँ की जो औरतें हैं, जो इंडियन औरतें हैं, जो यहाँ रह रही हैं, जो घर भी संभाल रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, उनको भी बाहर जाने को हाइकिंग का इतना अगर नहीं मिले तो मैं उनकी भी हेल्प करती हूँ। कई बार अगर एक इंसान भी रेडी हो रहा है, मैं लेके जाती हूँ कि नहीं चलो, इट्स ओके, आई डोंट अर्न मच बट इट्स फाइन, आई वांट टू टेक यू बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा है। हाइकिंग इट्स मतलब सुबह से लेकर शाम तक ऐसा वाला होता है, इट्स अ कैंपिंग टाइप ऑफ थिंग कि आपको वहाँ रुकना है। एक्चुअली अलग अलग है, सुबह से शाम वाले भी हैं। स्विट्जरलैंड बहुत छोटा सा देश है, हुँ, जैसे हुँ, हुँ। मैं जब पुणे में रहती थी, मैं निगड़ी से हिंजवाड़ी 2 घंटा लगता है मुझे ट्रैवल करने में। यहाँ पे मैं एक सिटी से पूरा एंड ऑफ स्विट्जरलैंड पहुंच सकती हूँ 2 घंटे में। बहुत ही छोटी सी जगह है। हुँ। तो आप 3 घंटे में माउंटेन्स पहुंच सकते हो, हाइक कर सकते हो पूरा दिन, और समर यहाँ पे 10 10 घंटे तक फुल सनलाइट रहती है। ओके, ओके। डे हाइक भी होती है, और यहाँ पे माउंटेन हट्स का कंसेप्ट है कि आप हाइक करो, एक हट पे रुको जो बहुत सेक्लूडेड जगह पे होते हैं, हुँ, हुँ। फिर नेक्स्ट डे हाइक करके वापस आ जाओ। तो ऐसे भी होते हैं, मल्टी डे भी है, डे हाइक्स भी हैं। तो जैसा आपने अभी बताया योगिता जी कि आपने वहाँ की जो हाईएस्ट नहीं, जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पीक है, उस पे भी आपने फ्लैग होस्ट भी किया था इंडिया का, आप लेके गए थे वहाँ पे, और आपका ये टारगेट भी है कि वहाँ पे आप जो 20 पीक्स हैं, उस पे आप इंडिया का फ्लैग होस्ट करें। तो जब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ आपके साथ, तो कैसा फ़ील हुआ? मतलब इट वाज़ अ प्राइड मोमेंट, या फिर जो अभी तक के सारे स्ट्रगल्स थे, सब आँखों के सामने फ्लैश होने लगे कि ऐसे-ऐसे योगिता ने किया और नाउ आई एम हियर? वैशाली, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताऊंगी, विदाउट एनी नमक मिर्ची और इमोशन इनटू इट। फर्स्ट पीक जब मैंने किया था ना, मैं राजस्थान में बॉर्न एंड बॉटम हूँ, मैंने कभी 1000 मीटर के ऊपर भी नहीं गई। फर्स्ट 4000 जब किया था तो मेरे लिए वो इतना नया था, और मेरे पीरियड्स चल रहे थे। ओह! पीरियड्स, ऑल्टीट्यूड, फर्स्ट टाइम ऑन ऑल्टीट्यूड, ये सब जब कॉम्बिनेशन मिक्स होता है ना, तो आई वाज जस्ट समहाउ सर्वाइविंग। तो हमारा 4 या 5 जनों का ग्रुप था। आई वाज द स्लोएस्ट इन द ग्रुप, आई वाज लिटरली डाइंग, मुझे ऐसा लग रहा था बस कैसे तो भी पहुंच जाऊं पहुँच मैं जाओ नीचे। बस। तो वो बहुत सफरेबल था। तो मैं गई, अ, मेरा लिटरली, मेरी बॉडी ऐसा लग रहा था इट्स फॉलिंग अपार्ट। मेरा पेट दुख रहा था, कमर दुख रही थी, चलना है कंटिन्यूअस, रात को ऑल्टीट्यूड पे नींद नहीं होती है, तो हुँ। कैसा होता है कि आप हट पे जाके रुकते हैं, वो बेसिकली आपका बेस कैंप होता है, थोड़ा आप अक्लेमेटाइज करते हैं, एंड देन नेक्स्ट डे यू गो फॉर द समिट पुश। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 3 4 दिन आप अक्लेमेटाइज कर लेंगे, नहीं, एक ही दिन में। एक ही दिन में इतना करना है। फास्ट अल्पाइन टाइप के यहाँ पे क्लाइंबिंग होती है। कुछ पीक्स तो मैंने एक ही दिन में किए हैं। 5 बजे निकली हूँ, रात को 10 बजे 11 बजे मैं वापस घर भी आ गई हूँ, एक 4000 करके। तो आप समझ सकते हो बॉडी यूज टू नहीं होती है ना ऑल्टीट्यूड हुँ। की।
मेरी बॉडी में नहीं थी। मैं जहाँ रहती हूँ बाजल, ये काफी फ्लैट लैंड है, 200 मीटर पे है, और मैं चढ़ी हूँ एक ही दिन में 400 मीटर, हम्म। 4000 मीटर। 4,000 तो मीटर। मतलब माई बॉडी वॉज नॉट रेडी फॉर इट, मेरी हालत भी ठीक नहीं थी। और जब मैं फाइनली वहां पहुंच गई, मैंने इंडिया का फ्लैग निकाला, जय हिंद किया, फोटो लिया, और उसी वक्त वेदर बहुत खराब हो गया। यहाँ के माउंटेन्स का यही प्रॉब्लम है, सडनली वेदर खराब हो जाता है। 5 मिनट तो आपको दिख रहा है सामने क्या चल रहा है, विद इन 5 मिनट्स इतना धुंध है कि आपको नीचे जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है। तो वो जब जब चल रहा था मेरे दिमाग, इससे पहले कि समझ पाता, प्रोसेस कर पाता क्या किया है मैंने, वेदर इतना खराब हो गया कि हमारे गाइड ने बोला कि इमीडिएटली हमें भागना पड़ेगा, बिकॉज हमें कुछ दिख नहीं रहा था और बहुत बड़े बड़े क्रिवासेस थे, रास्ता एकदम नैरो था। तो वापस आते वक्त जब जब मैं वापस आ गई नीचे सही सलामत, तब मैंने सोचना शुरू किया। जब मैं ऊपर पहुंची ना, मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक था, मुझे सिर्फ नीचे उतरना था कैसे तो भी। बिकॉज बिकॉज ऑफ द वेदर, अदरवाइज उसके अलावा अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आप कुछ और भी सोच पाते। तो मैं, मेरा मूड था, मेरा बहुत मन था कि मैं अपने फोन से अपने बच्चों को कॉल करूं, अगर वहां सिग्नल आता है तो उनको बताऊं कि मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, मैं ठीक हूँ, उनको दिखाऊं कैसा लगता है ऊपर से। बहुत मन था। और घर पहुंच के फिर मैंने सबको कॉल किया, मम्मी पापा, सास ससुर, मेरे बच्चे, सबको फोन वोन किया, बट ऊपर मेरा मन था कि मैं बच्चों को दिखाऊं। हाँ। ओके। तो जब आपने ये किया और ये हुआ आपके साथ, तो उसके बाद वहाँ पे इंडियन एम्बेसी से भी आपको सम्मानित किया गया वहाँ वुमेंस डे पे, और आपको बुलाया भी जाता है अभी वहाँ पे भी। और आपको एक बार जिनेवा में हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर से भी मिलने का मौका मिला, तो वो मोमेंट कैसा था, और उनके साथ मिलके कैसा लगा? मतलब पहले तो मैं एम्बेसी वाला बताऊंगी। एम्बेसी ने हमको बुलाया था 10 इंडियन ओरिजिन वुमेन को, जो स्विट्जरलैंड में हैं और जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे हमारे सर्न की जो साइंटिस्ट हैं अर्चना शर्मा मैम, ओके। वो हैं। पब्लिशर्स हैं कुछ हमारी बोस पब्लिशर्स की, वो हैं, मैं थी, कुछ हैं जो बहुत अच्छे हाई पोस्ट पे हैं यहाँ पे। तो वो 10 औरतें हमको बुलाया था और सम्मानित किया था हमने वहाँ पे। पौधारोपण किया था, वो पौधा अभी भी है जो हमने लगाया था। वो ऐसा होता है ना, हम जब टीवी में देखते हैं कि मिनिस्टर्स आए हैं वो पौधा लगा रहे हैं, हमने सिर्फ ये टीवी में देखा है, देखा राइट? है। और इंडियन एम्बेसी, मुझे लगता है इंडिया का जब फ्लैग आप देखते हो ना, बड़ा सा इंडिया का फ्लैग और हमारा नेशनल एम्बलम, तो मतलब कुछ अलग ही टाइप का जोश आ जाता है। मतलब वो मैं तो दूसरी पागल हो कंट्री में जाती हूँ देखते मुझे। हैं तो ज़्यादा आता है, मुझे लगता है अगर आप। इंडिया का फ्लैग ही दिख जाए ना, तो हम्म। मैं बस वहीं खड़ी होकर पहले तो देखती रहती हूँ। मुझे तो हो जाता है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम एम्बेसी में मैंने एंट्री मारी, वहां पे बहुत बड़ा, बड़े बड़े इंडिया के फ्लैग्स लगे हुए हैं, हम्म। बड़ा सा एम्बलम लगा हुआ है हमारा, अशोक चक्र और ये सब है। वो सब देख के ना, मैं पहले तो इतनी ज्यादा, क्या बोलूं इसको, प्राउड मंत्रमुग्ध ही हो मोमेंट। गई। प्राउड प्राउड, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ये मैं सिर्फ टीवी में देख रही हूँ। फिर मैंने पौधा वौधा लगाया, मेरा नाम वहां लिखा है, लंच वंच किया हमने, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ये भगवान, मतलब ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम मुझे इतने बड़े स्टेज पे खड़े होने का मौका मिला था, अपने बारे में बताने का मौका मिला था। मेरी हार्ट बीट मुझे लग रहा था 200 पहुंच गई है। बहुत ही, मतलब बहुत अच्छा वो होता है जब आपकी कंट्री आपको प्रोत्साहित करती है ना, या सम्मानित हम्म करती है दूसरी जगह पे, दूसरी कंट्री में, वो एक हम्म। मुझे लगता है मोमेंट है। फिर उन्होंने ही हमें, यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोग्राम हो रहा था जिसमें हमारे ये फॉरेन माने मिनिस्टर वाले था। थे। तो हमको वहाँ पे इनवाइट किया था, उन्हीं 10 औरतों को। हम्म। वहाँ गए, उनका एक, और मुझे लगता है श्री जंगेश जयशंकर जी के लिए तो, मुझे लगता है ऐसा शायद ही कोई होगा इंडिया में जो उनको नहीं रिस्पेक्ट देगा या नहीं उनके बारे में बोलेगा कि क्या इंसान है, मतलब वो अलग ही लेवल के हैं। वो वहां पे जब अपना भाषण दे रहे थे, पिन ड्रॉप साइलेंस था। जब उन्होंने भाषण खत्म किया ना, स्टैंडिंग ओवेशन, वो भी 5 मिनट तक। हम, कोई बैठ ही नहीं रहा था, कंटिन्यूस क्लैपिंग चल रही थी। उनका इतना ज्यादा, मैं बोलूंगी और क्या, जेन जी के वर्ड में ऑरा है। तो ये था। फिर उसके बाद में हम लोग लंच पे मिले, उनसे बात करने का मौका मिला। और मैं इतनी पागल हूं ना वैशाली, मैं ठीक से एक फोटो नहीं ले पाई। मुझे अभी भी यही दुख है। हो तो जाता है, हम ना वो मिस कर देते हैं, और आई थिंक ये ठीक भी है, हर चीज को ना फोटो में अगर आप कैप्चर करो मुझे ना तो आप वो मोमेंट मुझे मिस ऐसा कर लगता है देते जब हो। आप बहुत मेस्मराइज हो जाते हैं ना किसी चीज में, यू आर लिविंग दैट मोमेंट 100%, यू फॉरगेट एवरीथिंग, वी यू फॉरगेट। फॉरगेट
क्या चल रहा है आसपास, यू आर इन द मोमेंट, यू लुकिंग एट द पर्सन, आप उनसे बात कर रहे हैं। मतलब मेरे लिए तो वो अगेन एक वन ऑफ द आइकॉनिक मोमेंट ऑफ माई लाइफ था। हम्म। और उसके बाद एम्बेसी हर साल 15 अगस्त पे बुलाते हैं लंच के लिए, सब जो भी इसी फील्ड से हैं, मतलब अलग अलग फील्ड से जो भी औरतें हम्म। हैं या आइकॉनिक जो भी लोग हैं यहाँ पे। तो आई थिंक अच्छा लगता है वो, अगर अपना देश रिस्पेक्ट देता देश है तो वो रिस्पेक्ट ज्यादा करता है। प्राउड फीलिंग। यस। तो योगिता जी, लास्ट में बस आप ये बताइए कि अगर ये पॉडकास्ट अगर कोई लेडी देख रही है, और वो बहुत स्ट्रगल्स करके, कुछ भी उसने कुछ भी किया उसमें बार बार वो हार जा रही है, तो आप उसको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे उसको अपने आप को दोबारा से बिल्ड करके कुछ स्टार्ट करना चाहिए, या आप अपने वर्ड्स में बोलना चाहें कि कैसे उसको एक एनकरेजमेंट कैसे मिलना चाहिए उसको किसी भी चीज़ के लिए। मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि जो मैंने पहले बोला था कि कोई नहीं आने वाला तुम्हारे लिए, तुम्हें अपनी फाइट खुद लड़नी है। और मुझे लगता है कई बार ऐसा होता है ना, हम जैसे कोई बिजनेस भी शुरू करते हैं, राइट, हम उसमें अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, हम हार मान लेते हैं, हमें लगता है कि नहीं, हम फेलियर हैं, फिर हम हम्म। बैठ जाते हैं हार के। हम्म। अगर आप ऐसे लोगों को देखें ना, हमारे आसपास जो आज सक्सेसफुल हैं, मुझे लगता है उन लोगों ने कभी हार नहीं मानी, बस एक वही डिफरेंस आ गया। हम्म। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं तो अभी भी सीख रही हूँ चीजें। पर मैंने आईटी छोड़ी, फिर मैंने अपना बेकिंग का बिजनेस शुरू किया, फिर मैंने अपना सोप का बिजनेस शुरू किया, फिर मैंने यहाँ हाइकिंग का बिजनेस शुरू किया, फिर मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रही हूँ, फिर मैं बीच में किक बॉक्सिंग रेफरी बन गई। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये सारी चीजें नहीं करूंगी ना, मुझे नहीं, एक तो मुझे ये नहीं समझ आएगा मुझे मुझे क्या क्या चीज चाहिए। सबसे ज्यादा, मैं किस चीज में अच्छी हूँ। चीजें ट्राई करते रहनी चाहिए, दूसरा हार नहीं हम्म। मानना चाहिए, तीसरा मुझे लगता है लोग बाग आपको डिस्करेज भी बहुत करेंगे, हम्म। आपको बैक एंड कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। उनकी कॉम्प्लीमेंट देने का तरीका भी कई बार तो लोगों का ऐसा होता है कि आपको लगता है टॉन्टिंग होता कॉम्प्लीमेंट है। क्या था ये, टॉन्ट था ये। कौन था ये। मतलब मुझे हम्म। लगता है वुमेन होना इज नॉट इजी। आप वुमेन है, आप में सुपर पावर है, आप, यू कैन गिव लाइफ, यू हैव दिस पावर। पर ऑन द फ्लिप साइड हमको ना डिस्करेजमेंट बहुत मिलती है, दूसरा हम उस डिस्करेजमेंट को दिमाग में लगा के बैठ जाते हैं। मुझे लगता है जब तक खुद पे भरोसा नहीं होगा ना, हम कुछ कर नहीं हम्म। पाएंगे। खुद पे भरोसा होना चाहिए। दूसरा हेल्थ, हम्म। मुझे लगता है हेल्थ, हेल्दी रहना कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब सोचिए, अगर आप हेल्दी नहीं है, आप चाहे बहुत अच्छे हो किसी भी फील्ड में, कितना ही कर लेंगे आप। हम्म। हमें एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ होम मेकर सब कुछ संभालना पड़ता है। हमें सुबह से शाम तक एनर्जी चाहिए। चाहिए, तो यस। मुझे लगता है सुबह एटलीस्ट 1 या 2 घंटा खुद के लिए निकालना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं से चीज शुरू होती है। बिकॉज उसके अलावा वी आर द बेस ऑफ दैट फैमिली, कि हम जैसे नहीं। हाँ। हम भूल जाते हैं, हम बच्चों में इतना, बच्चे हेल्दी रहने चाहिए, हस्बैंड हेल्दी रहना चाहिए, हमारा हमारा हम भूल जाते हैं हमने क्या खाया है, बच्चों का बच्चा कुचा जो बच गया है हमारे पेट में जा रहा है, हम कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं हम क्या खा रहे हैं। मुझे लगता है पहले खुद पे ध्यान देना चाहिए। जब आप हम्म। फ्लाइट में बैठते हैं, याद है फ्लाइट अटेंडेंट क्या बोलती है कि अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो पहले खुद को खुद लगाओ, को। हाँ। बाद में दूसरे को लगाओ, राइट। बस हमारी लाइफ ऐसी है, पहले खुद को देख लो एक बार, उसके बाद हम हम्म। दूसरों को ज्यादा दे सकते हैं। मुझे लगता है जो भी छोटे बिजनेस में हैं या जो भी थक के हार के बैठ गए, मैं सिर्फ उनको ये बोलूंगी कि आप जो कर रहे हैं ना, वो शायद और लोग कर भी नहीं पाते। आप ये सोचिए कि आपने, ये मत सोचिए आप क्या नहीं कर पाए, ये सोचिए आप हम्म। कितना करके आगे आ गए हैं। हम्म। वहां से खुद पे पहले फोकस कीजिए, खुद का मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, अपने लिए टाइम निकालिए। बस मुझे ये कहना है। थैंक यू योगिता जी, आपसे बात करके आप बहुत अच्छा लगा। और आपकी ये पूरी जर्नी है, इससे हमें ना ये सीखने को मिलता है, और हमारे सारे जो भी ऑडियंस ये देखेंगे पॉडकास्ट, कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आएँ और आपकी कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, अगर कुछ कोई भी हालात होते हैं ना, वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। उसके नहीं। लिए आपको खुद ही अपने आप पे भरोसा रखना होता है, और लाइफ आपको ऑटोमेटिकली ले जाती है। अगर आपको अपने ऊपर खुद पे भरोसा है तो आपको वहाँ पे लेके चली जाएगी। बिल्कुल। तो बिल्कुल। और मुझे ये पूरे यकीन है कि जो आपकी स्टोरी है, इससे और भी बहुत सारी वुमेन इंस्पायर होंगी जब वो ये देखेंगी पॉडकास्ट।
ठीक है। आई तो होप। धन्यवाद योगिता जी, मेरी और मेरी पूरी WBC की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वैशाली, थैंक यू सो मच। थैंक यू।